नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीसरी बात में आज बारी है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय माकन की। एक एडिटर है अखबार का, उसके 3-4 साल नौकरी करे, 5 साल करे, उसके अखबार की सर्कुलेशन कम हो जाए, उसके लोग टीम छोड़ के चली जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, तो झगड़े होते हैं आपस में, तो उस एडिटर को आप क्या कहेंगे, सक्सेसफुल या फेलियर? अब जो अगर अखबार जिस तरह सर्कुलेशन कम हो, एडवर्टाइजिंग कम हो, टीम अच्छी छोड़ के चली जाए, तो उस एडिटर को तो हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। तो आपके प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे, जिसकी सब टीम जीडीपी कम हो गई, उसके लोग छोड़ के चले गए, एलआई छोड़ के चले गए, क्राइम बढ़ते चले गए, तो आपके प्रधानमंत्री उस कैटेगरी में आए तो फेल ही हो गए ना। लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है। हमारे 9 साल की जीडीपी एवरेज ग्रोथ 7.9% रही है और बीजेपी के टाइम की 6% से भी कम रही है। हमारी 7.9% उस समय रही है जबकि पूरे विश्व की जो है जीडीपी की ग्रोथ 2% रही है। तो जब पूरे विश्व की ग्रोथ 2% रही है, बावजूद उसके हम लोग 7.9% पे हैं, तो ये तो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। विश्व की तो पहले भी 3% नहीं, वाजपेयी जब 6% हो रही थी, वाजपेयी के टाइम पे 3 के 6 हो रहे थे। 3 के 6 पर विश्व की फिर भी 3%। अब 2 के अगर 7.9 है तो आपका मतलब ये कि हमेशा डिस्टिंक्शन लेता हूं, पर उसके बाद फसल आ गई तब भी अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं। 7.9% एज कंपेयर टू 6% बीजेपी के, तो हम एज कंपेयर टू 3% टू 6% तो 100% ग्रोथ हुआ ना। 3% से 6 हुआ ना, तो यहाँ पे 2 से अगर 8% हुआ तो 4 गुना हुआ। बीजेपी वाले कहेंगे हम तो फाउंडेशन खड़ी नहीं करते, आपने उसको फाउंडेशन तो मनमोहन सिंह, फाउंडेशन तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे खड़ी हुई थी। नहीं, मनमोहन सारे के सारे नहीं, जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे फाउंडेशन नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, पर उसके बाद 3% पे आ गई। 3% पे 1 साल के लिए आई थी और उसके बाद में भी 6% तक। कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे चल रहे थे, नीचे गिर गए, उसके बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं, ऐसा नहीं। आपके भाग गए, आपकी क्रिमिनलिटी बढ़ गई, मिनिस्टर रिजाइन करके चले जा रहे हैं। हमारे बेशक गए या नहीं गए, हमारी मेजोरिटी तो है ना। मेजोरिटी कहाँ हमारी है? मेजोरिटी जब भी अगर नहीं है तो विपक्ष क्यों नहीं, ऑपोजिशन क्यों नहीं, उसको सक्सेसफुल जरूर है। मैनिपुलेशन करते हैं, अभी इसको मैनिपुलेशन कहेंगे। जब हम लोग अपने नंबर्स अगर पूरे कर लेते हैं, कानून आप पास नहीं करा सकते, आपके हमारे ऑर्डिनेंस ले आते हैं पार्लियामेंट में हमारे पहले। अब वो ऑर्डिनेंस वो गिराएं अगर वो चाहें तो। नहीं गिराएं, मतलब अगर आपकी मेजोरिटी थी तो ऑर्डिनेंस क्यों लाते हो आप? नहीं, मेजोरिटी की वजह से ऑर्डिनेंस का नहीं है। पिछली बार उन्होंने सेशन चलने नहीं दिया तो ऑर्डिनेंस लाएंगे तो और क्या होगा? ऑर्डिनेंस नहीं चलने दिया तो सवाल ये कि आपके मेजोरिटी नहीं है, आप जाते नहीं है, पॉलिटिकल। तो अगर हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं, इसका कोई मेजोरिटी से लेना देना नहीं है। आपको सीधी सी बात है, हम लोगों को हमारा बजट तो पास हो गया ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी अच्छी चल रही है, 5% पे भी आप बड़े खुश हैं। 5% को मत देखिए ना, आज के 5% को क्यों देखते हैं? पूरे के पूरे 9-10 जब आप हमारे, मैं कहूँगा मेरे अखबार की सर्कुलेशन 9 लाख थी, 5 लाख होगी, जब मैं टेकर 3 लाख थी, बड़ा खुश हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी जिस टाइम पे आप थे और नुकसान था, आप उसको उस तरीके से मत देखिए। जब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका खर्चा जो है 3 गुना ज्यादा है पहले से। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज्यादा हुआ है परसेंटेज ऑफ, उधार ले लेकर के आप सरकार चला रहे हैं। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी कम है, जो कि एनडीए के टाइम के ऊपर 4 लाख करोड़ में अपने पब्लिक है आपका बड़ा। क्या हो गया? करंट अकाउंट कहां से है? हमारी जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट अकेले को मत देखिए, नहीं बात कर रहा हूं, आपका डेट कितना है? आप डेट एज कंपेयर टू जीडीपी देखिए ना। डेट जीडीपी 5% पे आ गए, वो भी बहुत हो गया आपका। डेट जीडीपी रेशियो हमारा जो आपका 5% पे आ गया ना। जब जीडीपी बढ़ रही है हमारी, जिस टाइम पे जब हमारे पास में वाजपेयी साहब की सरकार छोड़ करके गए थे, तो उस टाइम की जीडीपी और आज की जीडीपी का देख लीजिए ना, कितना खर्चा इनका बढ़ने का वजह तो नहीं कि आप बैंकरप्ट होते चले गए। तो उसमें सीएडी भी तो बढ़ेगी ना, करंट अकाउंट डेफिसिट भी तो बढ़ेगा ना। टोटल परसेंटेज 2010 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज $300 बिलियन था, आज 2011-13 के अंदर आपके पास $260 बिलियन रह गया। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फॉरेन जो हमारा एक्सपोर्ट की एक्सप्लेनेशन है, आपका समझ है, आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, आपके इंडस्ट्री यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 7.8% का रहा है। बीजेपी के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 2%। अपनी बात करिए, आप बीजेपी वाले हार गए 2 बार, जनता ने हरा दिया, मैं उनसे क्यों बढ़ाते बार-बार? आप कर रहा हूं, मैं इंप्रूवमेंट बता रहा हूं। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखो, उन्होंने तो 2009 में कहा था हम 10% ग्रोथ का टारगेट करेंगे, उन्होंने 2010 में कहा था हम 12% करेंगे। हर स्टेटमेंट उनकी उसके ऊपर नहीं आता। अब आपने जैसे आंकड़े बताए, मेरी बात भी आप देखिए, 2% पर ईयर हम लोगों ने गरीबी कम करी एज कंपेयर टू 0.8 एनडीए के टाइम पे।
हम लोगों के 7.9% जीडीपी एवरेज ग्रोथ एज कंपेयर टू 6% एनडीए के टाइम के ऊपर, तो कौन बेटर है? गरीबी आपने कम की है, मतलब गरीबों की संख्या आपने कम की है, ये कह रहे हैं ना आपने, एब्सोल्यूट टर्म में हमने कम की है। हम ये कह रहे हैं। अब आप फूड सिक्योरिटी बिल भी ला रखे हैं, इसलिए गरीबों के लिए ला रहे हैं। आपने ना सब्जी दे सकते सस्ती, ना उनको आप पानी दे सकते हैं, ना उनको सड़क दे सकते हैं। आप कहते हैं कैश ट्रांसफर, भिखारी बनते जाओ, नौकरी नहीं देंगे हम आपको। इसका क्या मतलब भिखारी? मैं समझा नहीं। वोट से आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप उनको नौकरियां देनी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है देश के अंदर, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। हमारे मनरेगा, एक मिनट सुन लीजिए, हमारे जो मनरेगा है इससे बड़ा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अरे यहाँ पर 48 करोड़ के जॉब कार्ड हमारे यहाँ पे बने पूरे देश के अंदर। कितने एसेट्स क्रिएट हुए? तो एसेट भी तो उसी में ही है ना, बताओ कितने एसेट्स क्रिएट हुए? 1,72,000 करोड़ के एसेट क्रिएट हुए जो कि इसमें खर्च हुआ। आप जो आपके सीएजी रिपोर्ट है मैं उसका पढ़ाना, आप बताइए, उसके अंदर आप बताइए जो क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी जो वेल्थ जो क्रिएट हो रही है, रूरल ना सड़कें वहां पर किसी के अंदर, ना पानी है रूरल के अंदर, ना बिजली है। ये कोई जो है ये 3 साल 4 साल के अंदर जादू की छड़ी थोड़े है कि एकदम से 9 साल से हो गए, 10 साल 9 साल। जो हमारी मनरेगा है ये 6 साल पुरानी स्कीम है। हम लोगों ने कुल 1,72,000 करोड़ रुपया इस पे हम लोगों ने खर्च किया है इस स्कीम के अंदर। पहले जब शुरू किया था 65 रुपए दिहाड़ी थी, अब 125 रुपए दिहाड़ी है। नहीं वो तो आप काम ना करने के, आप नहीं ना करने के लिए नहीं है, कोई पॉलिटिकल। इसके अंदर जो है पूरे देश के अंदर गरीब लोग जो हैं गांव के अंदर, उनको काम करने का अधिकार मिला है, काम मिला है। अब इतना सारी स्कीम कर पर आपके पास आता हूँ इसके ऊपर कि इतने सारे करोड़ों का बजट जिसमें आपका डेफिसिट चल रहा है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप जब इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं, मोदी से आपको रोज डर लगता है कि आपका हर स्पोक्स पर्सन का एक ही नाम है कि आप अजय माकन को इंस्ट्रक्शन आती है कि आज मोदी को गाली देनी है। नहीं क्योंकि आपके पास कोई नेता नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, और ना ही कोई हम लोग कोई गाली इसलिए कोई देते हैं कि उसको गाली देने के, उसका काम ये कि आपको गाली देना, आपका काम है। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी लाइन हम हमेशा लंबी करने की कोशिश करते हैं। जो काम हमने किया है हम आंकड़ों के साथ में लोगों से बात करना चाहेंगे। जो फूड सिक्योरिटी बिल है इसके अकेले हमारे 82 करोड़ हमारे देश की जनता को खाने का अधिकार मिलेगा, और अधिकार के रूप में मिलेगा, ये स्कीम नहीं है। और इसके अंदर जो है 1,24,723 करोड़ रुपया इन सब लोगों को, ये आंकड़े में समझ रखे आपने, समझ सुना रखे, पर फूड सिक्योरिटी बिल सस्ता सब्सिडाइज करना जो है, आप सस्ती बिजली क्यों नहीं करते, आप सस्ते पेट्रोल क्यों नहीं करते? अभी उसके ऊपर आप बढ़ाते हैं, डीजल का प्राइस बढ़ाते हैं, पेट्रोल का बढ़ा देते हैं। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। अभी आपने कहा सब्जी महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। अब हम जो है खाद्यान्न जो कि किसी की भूख को कम करने के, अगर हम उसकी कीमत कम कर रहे हैं तो आप हमसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? 30% टोटल बजट का फूड के ऊपर खर्च होता है, बाकी 30% तो अभी से हो रहा है। हाँ, 30% अभी से हो रहा है, पहले से होता है, पहले से हो रहा है। तो वो सिर्फ खाने पे नहीं होता है, एक मिनट सुन लीजिए, वो सिर्फ खाने पे नहीं होता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम फार्मर्स को देते हैं उसके ऊपर होता है। हमारे एक मिनट सुन लीजिए, हमारे किसानों के लिए जिस टाइम के ऊपर हम सत्ता में आए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइस का 640 रुपए क्विंटल था, आज 1350 है। अनाज का जो है उस वक्त 550 रुपए था, आज 1250 रुपए। सड़कों में ऐसे के गोडाउन में सड़ा पड़ा है? नहीं, सड़ा पड़ा नहीं है। जो पहले जब हम आए थे तो उस टाइम पे 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, आज 0.007% उसके अंदर कमी। कांग्रेस की जो है ना कि दान देते रहो, सरकार के पैसा उठाते रहो, सरकार सस्ता नहीं, आप ये काम क्यों नहीं करते, लोगों को नौकरी मिले? ये दान ऐसा नहीं है कि 1,24,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने पैसे जॉब दीजिए, इंसान को घर दीजिए, हमको रहने के लिए छत दीजिए। आप उसके बजाय कहते रोटी गेहूं सस्ता ले जाओ, वो ब्लैक बिकता रहेगा जाकर के। चावला जी, जिस वक्त हम लोग जो है सस्ता अनाज देते हैं, आप कहते हैं सस्ता क्यों दे रहे हो? जब हम कहते हैं कि इनको मनरेगा के माध्यम से इनको नौकरी इनको मिलेगी तो आप कहते हैं एसेट कहां से क्रिएट हुए? जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो कहते हैं एसेट कहां से क्रिएट हुए? बिजली जब आपने टेक ओवर किया 2 रुपए बिजली थी दिल्ली के अंदर यूनिट, अब 8 रुपए बिकती जाकर के। बिजली मिलती तो है सबको, मिलती है। जब हम 2 रुपए की 8 रुपए, उसके बाद आपको 2 रुपए दे दूंगा। जब हमने टेक ओवर की थी उस टाइम 56% बिजली की चोरी होती थी। ये चोरी होती है, मैं कह रहा हूं आपके आर्गुमेंट वापस कर रहा हूं कि खाने में 2 रुपए कम कर दूंगा, बिजली के माध्यम से जेब से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है, बिजली का बिल खाने से ज्यादा आ रहा है आजकल। हमारे यहाँ पर हम लोग खाने के लिए लोगों को पेट कुपोषण से बचाने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए हैं, और इससे ज्यादा अच्छा काम के बाद कांग्रेस में जिसने 51 साल याद किया, 52 साल, उसमें पहले भी पता था ये सब चीजें थी। तो बीच में एनडीए को भी मौका मिला था, उसने तो किया, बीच में जनता पार्टी को मिला, उनको उन्होंने तो किया ही नहीं। ये थोड़े कि सिर्फ हम लोगों को मौका मिला है। अब इस टाइम के ऊपर रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, इस टाइम के ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमारे प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस
यूएस प्रेसिडेंट की सोर्सेज होते तो आपके मिनिस्टर आधा दर्जन अमेरिका में भीख मांगने के लिए जाते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो मैं आऊंगा आपके पास, पूछूंगा सवाल एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के नए युवा नेता अजय माकन से। अब आपके सोशल युवा नेता बना दिया और नए भी कर दिया नए युवा नेता ना, पुराने, आप पहले तो मिनिस्टर थे। आप ये बताइए कि उसकी इकोनॉमिक्स की बात छोड़ देते हैं आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें आप आंकड़े देंगे, मैं भी आंकड़े दूंगा, उससे बहुत बहस भी, वो कभी और दिन करेंगे। आप दिग्विजय सिंह ने अनाउंस किया कि हम राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आपको लगता है, डर लगता है कि राहुल कई बार फेल हो गया, इलेक्शन मेजोरिटी नहीं आई, 200 से कम सीटें हो गई तो फेल हो जाएंगे, इसलिए डर के हमारे नहीं करते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसके बारे में कोई भी डिसीजन, निर्णय अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले क्यों बोल दिया? अब मैं आपने मुझे खुद अभी सबसे पहले बोला कि मुख्य स्पोक्स पर्सन और मैं कम्युनिकेशन, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं। मैं आपको अभी बताता हूं कि इस वक्त हम लोगों का कोई निर्णय इस वक्त नहीं है। चुनाव के अंदर भी 1 साल है, एक बात। दूसरी बात, हम लोग रूलिंग पार्टी हैं, हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं, और हमारे अपने प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है कि कोई ये राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का आपस में चुनाव हो, और हम लोगों के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आते हैं। क्या जब 2004 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो क्या कांग्रेस ने 2009 में तो किया था आपने? 2009 में सिटिंग थे ना? हाँ, सिटिंग थे। तभी तो मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी जो है इस बारे में कुछ भी हम लोग, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जब होगा आपको जरूर बताएंगे। पर आपको डर लगता है कि मोदी आ गए उसके बाद आपको और डरने लग गया? मोदी से हम डरेंगे, बीजेपी डर रही है? नहीं, तो उनके अडवाणी जी को बुखार हो गया जब वो गोवा के अंदर इकट्ठे क्या हुए, वो सुषमा स्वराज जी नाराज होकर के जिस दिन उनको मुकुट पहनाया जाना था वापस यहाँ पर दिल्ली में आ गई। गोवा जहाँ पे ये सब हो रहा था वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं, बाद में हफ्ते बाद उनको क्रिटिसाइज कर, हर रोज शिवराज सिंह चौहान उनको लगातार कटाक्ष करते रहते। तो ये अभी वो पहले बीजेपी तो उनको अनाउंस करे प्रधानमंत्री कैंडिडेट। मोदी से इतना भयंकर खौफ क्यों है आपको? मुझे नहीं लगता कि है ये। आप लोग चाहते हो कि उनका नाम आगे ले लेकर के उनके क्वेश्चंस पूछ करके, अब आप क्वेश्चन पूछोगे और हम जवाब नहीं देंगे। जब आपके दिग्विजय सिंह ने कहा था, अभी मैं पूछ रहा हूं, मैं तो आपको स्टेटमेंट भी दे दिया। हम लोग खौफजदा नहीं है उनसे, खौफजदा बीजेपी में उनके अपने पार्टी के काडर के लोग हैं, एनडीए के दूसरे लोग उनसे खौफजदा हैं। करके वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं और आपके पास उनके मुकाबले कैंडिडेट, जैसे उन्होंने पोलराइजेशन आज भी स्टेटमेंट दिया, मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। क्या बोला? हिंदू नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट हिंदू क्यों नहीं बोला? नहीं, ये तो इसका परेशानी नहीं तो उनका कहना है कि मैं हिंदू हूँ, पैदा हुए थे नेशनलिस्ट हूँ। नहीं तो नेशनलिस्ट हिंदू क्यों नहीं है? हिंदू नेशनलिस्ट क्यों है? नेशनलिस्ट पहले क्यों नहीं है? हाँ, तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उसके लिए उसका देश होता है, तो नेशनलिस्ट हिंदू होना चाहिए। तो जब वो हिंदू नेशनलिस्ट है तो इसका मतलब क्या वो हिंदू है इसलिए नेशनलिस्ट है क्या? नहीं, उनका स्टेटमेंट और भी उन्होंने दिया जिसके ऊपर कांग्रेस वाले चार्ज चला रहे हैं कि पप्पी के बारे में कुछ बोले। मैं सुना नहीं क्या कहा उन्होंने, आपने कोई स्टेटमेंट दिया है सुना उसके ऊपर? नहीं, हमने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उपमा जिस तरीके की दी है, जिस तरीके के पैरेलल्स ड्रॉ करे हैं, जिस तरीके को उदाहरण दिए हैं, वो हमारे सभ्य भारत की वो तस्वीर नहीं है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की एक तस्वीर हमारे लोगों में है, जिसके अंदर सब लोग मिल करके रहते हैं, सारी जात, सारी कास्ट, सारे धर्म के लोग सब मिल करके सौहार्द से रहते हैं, वो उनकी उपमा उस अनुसार नहीं है। वो उस लेवल का उदाहरण नहीं दिया है जिस लेवल को वो पाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है भैया, तो वो लेवल समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर, वो सोच तो दिखाएं, वो कम से कम जो है उनकी मानसिकता तो दिखाएं कि वो सोच की है। अब जब उपमा जिस तरीके से दे रहे हैं तो वो उनकी मानसिकता और वो सोच और उस लेवल की बात है। आपकी लगता है? मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है विकृत मानसिकता है। और जिस तरीके की मानसिकता का उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने जो उपमा दी है, मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इस तरीके की मानसिकता से कोई व्यक्ति पूरे के पूरे कम्युनिटी को, कौम को किस तरीके से इस तरीके से सोच सकता है। ये बड़े शर्म और दुख की बात है। पर एक बात बताइए, अभी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट न पातुला आया, कोई क्लियर नहीं आ रहा है अभी तक। बीजेपी वाले पे आप नेशनल पार्टी, नहीं, हम लोगों ने 30% आपके लोग क्रिमिनल हैं, उनके 31% हैं, नहीं 80% है। हमारा बड़ा क्लियर मानना है कि जो कन्विक्ट हैं उनको लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारे सिटिंग एमएलएज और जो एमपीज हैं, अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, 2 साल से ज्यादा की सजा उनको होती है, तो भी वो उस मेंबर हाउस का नहीं रहना चाहते हैं। जिस दिन कन्विक्शन होगा उसी दिन उनका, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खराबी है, और हम लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। कांग्रेस पार्टी इस बात में है कि जो कन्विक्ट नहीं हुए, जो चार्जशीटेड है, वो रह सकते हैं मंत्री। नहीं, हम इस बात पे हैं कि जो कन्विक्ट हो गए उनको हटना चाहिए। मैं चार्जशीट जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कन्विक्ट हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ चार्जशीट मामले में आपका कोई व्यू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कन्विक्ट हो गए, कन्विक्शन ही मतलब उसका कि वो उसके अंदर सजा याफ्ता है, 2 साल से ज्यादा, जिसका जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। हाँ, पर जो चार्जशीटेड है उनके बारे में आपका कोई व्यू नहीं है, क्योंकि आपके लोग चार्जशीटेड हैं, सरकार झारखंड में बना सकते हैं, आप चार्जशीट का मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट एलिगेशन प्रूव हो गया है। किसी के अगेंस्ट एलिगेशन प्रूव हो गया, कोई अगर ऐसे लोग हैं जिनके प्रूव हो गया, जो हाईकोर्ट से स्टे क्या है, जिनके अगेंस्ट प्रूव हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के कानून आने के बाद में आगे के टाइम कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा उसको वहां पे रहने का अधिकार नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर्स का स्वागत करते हैं। अब जो लोग मांग है कि आपकी पार्टी के अंदर अगर शुद्धिकरण करना है, डिक्रिमिनलाइजेशन करना है, तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है उनको भी टिकट नहीं देना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव है। देखिए, जो उसके बारे में आपका भी कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में जयपुर सेशन के बाद एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी की अपनी रिपोर्ट आएगी, इलेक्शन के बाद जल्दी आएगा। हर कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।